इमेजिन कीजिए कि आप एक मॉडर्न स्मार्ट फैक्ट्री के लिए एक ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं। एक ओवरहेड गैंट्री क्रेन एक भारी स्टील बीम को पकड़ती है और इसे पॉइंट A8000 के रिसीविंग डॉक से पॉइंट B8235 के असेंबली स्टेशन तक ट्रांसपोर्ट करना है। जैसे ही क्रेन अपने ओवरहेड ट्रैक पर ग्लाइड करती है, आसपास का एनवायरनमेंट स्टैटिक नहीं रहता। पास की हाई वोल्टेज लाइंस से मैग्नेटिक फोर्सेस, इंडस्ट्रियल वेंटिलेशन फैंस से लोकल क्रॉस विंड्स और ग्रेविटेशनल वेरिएशन बीम पर एक कंटिन्यूअस फोर्स वेक्टर फील्ड एफ ऑफ एक्स वाई जेड डालते हैं। इस ट्रांसिट के दौरान क्रेन की मोटर द्वारा किए गए टोटल मैकेनिकल वर्क को आप कैसे कंप्यूट करेंगे? हाई स्कूल फिजिक्स या स्टैंडर्ड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस सेक्शन 5.3 में आपने वर्क को सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूप में कैलकुलेट किया था। वर्क इक्वल्स फोर्स टाइम्स डिस्टेंस, या ज्यादा से ज्यादा एक्स एक्सिस के अलोंग एक स्ट्रेट पाथ के लिए इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी ऑफ एक्स डीएक्स। लेकिन इंजीनियरिंग की इस रियल वर्ल्ड में पाथ्स 3D स्पेस में बेंड होते हैं, ट्विस्ट होते हैं और क्लाइंब करते हैं, और फोर्सेस लगातार अपनी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बदलते रहते हैं। इसे हैंडल करने के लिए हमें इंटीग्रेशन को फ्लैट 1D इंटरवल्स से आगे बढ़ाकर 2D और 3D स्पेस में घूमने वाले कर्व्ड 1D ट्रेजेक्टरीज तक जनरलाइज करने की जरूरत है। लाइन इंटीग्रल्स में आपका वेलकम है। सेक्शन ब्रेक। स्केलर वर्सेस वेक्टर लाइन इंटीग्रल्स, ए टेल ऑफ टू टास्क्स। इससे पहले कि हम अपने कैलकुलेटर चालू करें, आइए इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के बीच कंफ्यूजन के एक क्लासिक सोर्स को क्लियर कर लें। जब कोई आपसे किसी कर्व सी पर इंटीग्रेट करने के लिए कहता है, तो उनका मतलब दो बिल्कुल अलग ऑपरेशंस में से एक हो सकता है, एक स्केलर लाइन इंटीग्रल या एक वेक्टर लाइन इंटीग्रल। यह डायग्राम एक कर्व पर लाइन इंटीग्रल्स को आउटलाइन करता है, उन्हें स्केलर लाइन इंटीग्रल्स और वेक्टर लाइन इंटीग्रल्स में डिवाइड करता है। एक स्केलर लाइन इंटीग्रल स्केलर डेंसिटी को एक्यूमुलेट करता है, जैसे किसी कर्व्ड वायर का मास कैलकुलेट करना, जहां पाथ की डायरेक्शन साइन पर कोई इफेक्ट नहीं डालती। इसके अपोजिट एक वेक्टर लाइन इंटीग्रल वेक्टर फील्ड के टेंजेंशियल कंपोनेंट को एक्यूमुलेट करता है, जैसे मैकेनिकल वर्क डन कैलकुलेट करना, जहां पाथ की डायरेक्शन को रिवर्स करने पर रिजल्ट का साइन फ्लिप हो जाता है। द स्केलर लाइन इंटीग्रल एक्यूमुलेटिंग डेंसिटी। मान लीजिए आपके पास स्पेस में एक कर्व सी को फॉलो करती हुई एक पतली मुड़ी हुई मेटल वायर है और इसकी मास डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर में स्केलर फंक्शन रो ऑफ एक्स वाई जेड के अकॉर्डिंग हर पॉइंट पर बदलती है। वायर का टोटल मास फाइंड करने के लिए आप कर्व को माइक्रोस्कोपिक आर्क लेंथ सेगमेंट्स ds में चॉप करते हैं, हर सेगमेंट को लोकल डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हें सम करते हैं। टोटल मास इक्वल टू द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ रो ऑफ एक्स वाई जेड रिस्पेक्ट टू एस। यहाँ ds आर्क लेंथ का स्केलर डिफरेंशियल है। जैसा कि आपने सेक्शन 0.8 आर्क लेंथ पैरामीटराइजेशन में पहले देखा था, अगर कर्व को टाइम वेरिएबल t द्वारा वेक्टर r ऑफ t इक्वल्स x ऑफ t i हैट प्लस y ऑफ t j हैट प्लस z ऑफ t के हैट के रूप में इंटरवल a to b में t के लिए पैरामीटराइज किया गया है, तो आर्क लेंथ डिफरेंशियल सिंपली ये है, ds इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r प्राइम ऑफ t dt विच equal to the square root of open parenthesis dx over dt close parenthesis squared plus open parenthesis dy over dt close parenthesis squared plus open parenthesis dz over dt close parenthesis square dt। इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्केलर लाइन इंटीग्रल्स को ट्रैवर्सल की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। वायर के अलोंग पॉइंट ए से पॉइंट बी तक चलने पर वही एग्जैक्ट टोटल मास मिलता है जो बी से ए तक चलने पर मिलता है। वेक्टर लाइन इंटीग्रल अक्यूमुलेटिंग टेंजेंशियल पुश। अब हमारी गेन ट्रेन पर विचार करें, जो एक फोर्स वेक्टर वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स पी ऑफ एक्स वाई जेड आई प्लस क्यू ऑफ एक्स वाई जेड जे हैट प्लस आर ऑफ एक्स वाई जेड के हेड के थ्रू मूव कर रही है। फोर्स फील्ड पेलोड की मूवमेंट के रिलेटिव साइडवेज बैकवर्ड्स या डायगोनली पुश कर सकता है। फिजिक्स हमें बताती है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के पैरेलल फोर्स का केवल कंपोनेंट ही वर्क करता है। अगर क्रेन एक इनफाइनाइटिसिमल वेक्टर डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर r इक्वल्स डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट प्लस डी जेड के हेड से मूव करती है, तो डिफरेंशियल वर्क डन डी डब्ल्यू डॉट प्रोडक्ट होता है, डी डब्ल्यू इक्वल टू वेक्टर एफ टेफ डॉट डी वेक्टर r विच इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस पी आई हैट प्लस क्यू जे हैट प्लस r के हैट क्लोज पैरेंथेसिस डोपन पैरेंथेसिस डी एक्स आई हैट प्लस डी वाई जे हैट प्लस डी जेड के हैट क्लोज पैरेंथेसिस विच इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस r डी जेड। पूरे कर्व सी के अलोंग इस इंक्रीमेंटल वर्क को सम करने पर वेक्टर लाइन इंटीग्रल मिलता है।
W equal to the integral over C of vector f dot d vector r, which equal to the integral over C of open parenthesis p dx plus q dy plus r dz close parenthesis. स्केलर लाइन इंटीग्रल्स के अपोजिट वेक्टर लाइन इंटीग्रल्स डायरेक्शन सेंसिटिव होते हैं। अगर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सी को ट्रैवर्स करने में प्लस 100 जूल्स वर्क की जरूरत होती है, तो एग्जैक्ट सेम जियोमेट्रिक कर्व के अलोंग बी से ए की ओर डायरेक्शन रिवर्स करने पर -100 जूल्स मिलता है। द इंटीग्रल ओवर नेगेटिव सी ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर इक्वल टू नेगेटिव द इंटीग्रल ओवर सी ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर। सेक्शन ब्रेक। कंप्यूटेशनल वर्कफ्लो पाथ को पैरामीटराइज करना। किसी लाइन इंटीग्रल ओवर सी ऑफ वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर को एक्चुअली इवेलुएट करने के लिए आप एक्स वाई जेड के टर्म्स में डायरेक्टली एक साथ इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि वेरिएबल्स 1D पाथ सी पर रहने के लिए कंस्ट्रेंड हैं। आपको पूरे मल्टी वेरिएबल एक्सप्रेशन को एक सिंगल वेरिएबल में प्रोजेक्ट करना होगा, जो आमतौर पर एक पैरामीटर टी होता है। किसी भी वेक्टर लाइन इंटीग्रल को इवेलुएट करने के लिए बुलेट प्रूफ 4 स्टेप इंजीनियरिंग वर्कफ्लो यहां दिया गया है। स्टेप 1 पैरामीटराइज। इससे x ऑफ टी, y ऑफ टी, z ऑफ टी को एक्सप्रेस किया जाता है और t को इंटरवल a to b में बाउंड किया जाता है। स्टेप 2 डिफरेंशियल। इससे dx इक्वल्स x प्राइम ऑफ टी dt, dy इक्वल्स y प्राइम ऑफ टी dt, dz इक्वल्स z प्राइम ऑफ टी dt मिलता है। स्टेप 3 सब्स्टिट्यूट। इससे f ऑफ r ऑफ t को एक्सप्रेस किया जाता है और f डॉट डी आर ओवर dt कैलकुलेट किया जाता है। स्टेप 4 इंटीग्रेट। इससे फ्रॉम a to b dt के लिए सिंगल वेरिएबल इंटीग्रल इवेलुएट किया जाता है। चलिए इसे एक इंडस्ट्रियल क्रेन कैलकुलेशन के साथ कंक्रीट बनाते हैं। सेक्शन ब्रेक। मैकेनिकल वर्क एग्जाम्पल। एक गैंट्री क्रेन एक कंपोनेंट को फोर्स फील्ड वेक्टर एफ ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल्स वाई जेड आई हैट एक्स एक्स जेड जे हैट्स एक्स वाई के हैट के थ्रू ले जाती है, जिसे न्यूटन्स में मेजर किया गया है। पेलोड स्पेस कर्व सी द्वारा डिफाइंड एक हेलिकल पाथ के अलोंग मूव करता है। वेक्टर आर ऑफ टी इक्वल टू कोसाइन ऑफ टी आई हैट प्लस साइन ऑफ टी जे हैट प्लस टी के हैट फॉर 0 इज लेस देन और इक्वल टू टी लेस देन और इक्वल टू पाई। पेलोड पर फोर्स फील्ड द्वारा किया गया टोटल वर्क फाइंड कीजिए। सॉल्यूशन वॉक थ्रू। स्टेप 1 टी के टर्म्स में कोऑर्डिनेट्स लिखिए। एक्स ऑफ टी इक्वल टू कोसाइन ऑफ टी, वाई ऑफ टी इक्वल टू साइन ऑफ टी, जेड ऑफ टी इक्वल टू टी। स्टेप 2 डिफरेंशियल वेक्टर डी आर वेक्टर कैलकुलेट कीजिए। डी वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर आर प्राइम ऑफ टी डी टी विच इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव साइन ऑफ टी आई हैट प्लस कोसाइन ऑफ टी जे हैट प्लस 1 के हैट क्लोज पैरेंथेसिस डी टी। स्टेप 3 वेक्टर आर ऑफ टी के वेक्टर एफ को इवेल्युएट कीजिए और वेक्टर एफ डॉट डी आर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लीजिए। वेक्टर एफ में एक्स वाई जेड सब्स्टिट्यूट कीजिए। वेक्टर एफ ऑफ टी इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस साइन ऑफ टी टाइम्स टी क्लोज पैरेंथेसिस आई हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ टी टाइम्स टी क्लोज पैरेंथेसिस जे हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस के हैट। अब वेक्टर आर प्राइम ऑफ टी के साथ डॉट प्रोडक्ट फॉर्म कीजिए। वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर ओवर डी टी टी इक ओपन पैरेंथेसिस टी साइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस नेगेटिव साइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस टी कोसाइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन ऑफ टी साइन ऑफ टी क्लोज पैरेंथेसिस ओपन पैरेंथेसिस 1 क्लोज पैरेंथेसिस। ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके सिंप्लीफाई कीजिए। वेक्टर एफ डॉट डी वेक्टर आर ओवर डी टी इक्वल्स नेगेटिव टी साइन स्क्वेयर ऑफ टी प्लस टी कोसाइन स्क्वेयर ऑफ टी प्लस साइन ऑफ टी कोसाइन ऑफ टी विच इक्वल्स टी टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस कोसाइन स्क्वेयर ऑफ टी t minus sin squared of t close parenthesis plus 1/2 sin of 2t. Vector f dot d vector r over dt equals t cosine of 2t plus 1/2 sin of 2t. Step 4 t equals 0 से t equals pi तक इंटीग्रेट कीजिए। w equals the integral from 0 to pi of open parenthesis t cosine of 2t t plus 1/2 sin of 2t close parenthesis dt। इसे दो सिंपल इंटीग्रल्स में स्प्लिट कीजिए। 0 से पाई तक टी कोसाइन ऑफ 2 टी डी टी का इंटीग्रल। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इक्वल्स टी डी वी इक्वल्स कोसाइन ऑफ 2 टी डी टी। द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ टी कोसाइन ऑफ 2 टी डी डी टी इक्वल्स ओपन ब्रैकेट टी साइन ऑफ 2t ओवर 2 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 टू पाई माइनस द इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू पाई ऑफ साइन ऑफ टी ओवर 2 to dt d which equals 0 minus open bracket नेगेटिव कोसाइन ऑफ 2 t over 4 close bracket।
evaluated from 0 to pi which equals 1/4 times open parenthesis 1 minus 1 close parenthesis which equals 0 to 0 से पाई तक 1/2 sin of 2t dt का इंटीग्रल ओपन ब्रैकेट नेगेटिव कोसाइन ऑफ 2t ओवर 4 क्लोज ब्रैकेट इवेल्युएटेड फ्रॉम 0 to pi equals negative 1/4 times open parenthesis 1 minus 1 close parenthesis which equals 0। सब कुछ एक साथ जोड़कर देखते हैं। W equals 0 जूल्स। इस स्पेसिफिक वेक्टर फील्ड द्वारा हेलिकल आर्क के साथ किया गया टोटल वर्क डन एग्जैक्टली 0 जूल है। रुकिए, वह सारा मोशन मिलकर 0 वर्क क्यों हुआ? क्या यह बस एक कोइंसिडेंस था या फिर इसके पीछे कुछ और गहरा कॉन्सेप्ट काम कर रहा है? सेक्शन ब्रेक 3 पाथ इंडिपेंडेंस और कंजर्वेटिव फील्ड्स। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में वर्क 0 इसलिए नहीं आया क्योंकि फोर्स 0 था, बल्कि फोर्स फील्ड की ही एक फंडामेंटल जियोमेट्रिक प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हुआ। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स। सिंगल वेरिएबल कैलकुलस से याद कीजिए कि द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस क्या कहता है। द इंटीग्रल फ्रॉम a to b of f prime of x dx equals f of b minus f of a। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स इसका एक एलिगेंट मल्टीवेरिएबल काउंटर पार्ट है। अगर एक वेक्टर फील्ड f किसी स्केलर पोटेंशियल फंक्शन phi ऑफ x, y, z का ग्रेडियंट है, यानी वेक्टर f इक्वल्स ग्रेडियंट ऑफ phi, तो पॉइंट A से शुरू होकर पॉइंट B पर खत्म होने वाले किसी भी स्मूथ पाथ C पर लाइन इंटीग्रल सिर्फ एंड पॉइंट्स पर ही डिपेंड करता है। द इंटीग्रल ओवर C ऑफ वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इक्वल्स द इंटीग्रल ओवर C ऑफ ग्रेड phi डॉट d वेक्टर r विच इक्वल्स phi ऑफ b माइनस phi ऑफ। यह डायग्राम कैलकुलस में कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड्स के लिए पाथ इंडिपेंडेंस के कॉन्सेप्ट को समझाता है, जो ये दिखाता है कि दो पॉइंट्स के बीच मूव करने में किया गया टोटल वर्क डन, ली गई ट्रेजेक्टरी चाहे कोई भी हो, बिल्कुल सेम रहता है और ये सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग लोकेशंस पर इवैल्यूएट किए गए पोटेंशियल फंक्शन पर ही डिपेंड करता है। जब कोई फील्ड इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो हम कहते हैं वेक्टर f एक कंजर्वेटिव फील्ड है। phi स्केलर पोटेंशियल है जिसे फिजिक्स में अक्सर भी लिखा जाता है, जहां वेक्टर f इक्वल्स नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ v। c के अनुदिश वेक्टर f डॉट डी r का इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। क्लोज्ड लूप सर्कुलेशन। पाथ इंडिपेंडेंस का एक डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस वह है जो तब होता है जब कोई पाथ एक क्लोज्ड लूप बनाता है, यानी ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट से शुरू और खत्म होता है a इक्वल्स b। द कंटूर इंटीग्रल ओवर c ऑफ वेक्टर f डॉट d वेक्टर r इक्वल्स phi ऑफ a माइनस phi ऑफ a विच इक्वल्स 0। c के अनुदिश क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल का सिंबल एक क्लोज्ड कर्व c पर इंटीग्रेशन को दिखाता है कि टेक अवे किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के लिए किसी भी क्लोज्ड लूप के चारों ओर सर्कुलेशन आइडेंटिकली 0 होता है। अगर आप किसी पेलोड को पूरे सर्किट में घुमाकर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर लाते हैं तो फोर्स फील्ड आपके सिस्टम को 0 नेट एनर्जी रिटर्न करता है। सेक्शन ब्रेक 4 डायरेक्ट पैरामीटराइजेशन वर्सेस पोटेंशियल फंक्शन हेड टू हेड। आइए दोनों मेथड से इवैल्यूएट करके एक पूरी प्रॉब्लम के साथ इस कॉन्सेप्ट को टेस्ट करते हैं। इससे यह क्लियरली हाईलाइट होगा कि कंजर्वेटिव फील्ड्स गेट एग्जाम्स में पसंदीदा टॉपिक क्यों हैं। प्रॉब्लम लाइन इंटीग्रल I इक्वल्स इंटीग्रल ओवर C ऑफ वेक्टर f डॉट t d वेक्टर r को इवेल्युएट कीजिए, जहां वेक्टर f ऑफ x y z इक्वल्स ओपन पैरेंथेसिस 2 x y प्लस z क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस I हैट प्लस s ओपन पैरेंथेसिस x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर्ड z क्लोज पैरेंथेसिस j हैट प्लस ओपन पैरेंथेसिस 3xz स्क्वायर्ड प्लस y क्यूब्ड क्लोज पैरेंथेसिस के हेड। पाथ C A 0 0 0 से b 1 2 1 तक जाता है स्पेस कर्व के अलोंग जो पैरामीटराइज्ड है। वेक्टर r ऑफ t इक्वल टू t I हैड प्लस 2t स्क्वायर j हैड प्लस t क्यूब्ड के हेड फॉर 0 लेस देन और इक्वल टू t लेस देन और इक्वल टू 1। सेक्शन ब्रेक मेथड 1 ब्रूट फोर्स पैरामीटराइजेशन। चलिए सब कुछ t के टर्म्स में प्लग इन करते हैं। x इक्वल्स t implies dx equals dt, y equals 2t squared implies dy equals t dt, z equals t cubed implies dz equals 3t squared dt। अब x, y, z को कंपोनेंट्स p, q, r में सब्स्टिट्यूट कीजिए। p equals 2xy प्लस क्यूब्ड जो इक्वल्स है 2 टाइम्स t टाइम्स 2t स्क्वायर्ड प्लस t क्यूब्ड टू द थर्ड पावर जो इक्वल्स है 4t क्यूब्ड प्लस t टू द 9th। q इक्वल्स x स्क्वायर्ड प्लस 3y स्क्वायर्ड z जो इक्वल्स है t स्क्वायर्ड प्लस 3 टाइम्स 2t स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड टाइम्स t क्यूब्ड जो इक्वल्स है t स्क्वायर्ड प्लस 12t द 7th।
r इक्वल्स 3x जेड स्क्वायर्ड प्लस वाई क्यूब्ड, जो इक्वल्स है 3 टाइम्स t क्यूब्ड स्क्वायर्ड प्लस 2t स्क्वायर्ड क्यूब्ड, जो इक्वल्स है 3t2 द सेवंथ प्लस 82 द सिक्स्थ। अब कंप्यूट कीजिए वेक्टर f डॉट डी वेक्टर r इक्वल्स पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई प्लस आर डी जेड। पी डी एक्स इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 4t क्यूब्ड प्लस t2 द नाइन्थ पावर क्लोज पैरेंथेसिस dt। क्यू डी वाई इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस t स्क्वायर प्लस 12t2 द सेवंथ पावर क्लोज पैरेंथेसिस टाइम्स ओपन पैरेंथेसिस 4t dt पैरेंथेसिस इक्वल टू ओपन पैरेंथेसिस 4t प्लस 48t द एथ पावर क्लोज पैरेंथेसिस dt। r dz equal to open parenthesis 3t the seventh power plus 8t2 the sixth power close parenthesis times open parenthesis 3t square dt close parenthesis equal to open parenthesis 92 the ninth power plus 24t2 eighth power close parenthesis dt। तीनों टर्म्स का सम कीजिए। वेक्टर f डॉट डी वेक्टर r इक्वल टू ओपन ब्रैकेट ओपन पैरेंथेसिस 4 क्यूब्ड प्लस t2 द नाइन्थ पावर क्लोज पैरेंथेसिस प्लस ओपन पैरेंथेसिस 4t cubed plus 80 t2 the eighth power close parenthesis plus open parenthesis 92 the ninth power plus 24 t2 the eighth power close parenthesis close bracket dt vector f dot d vector r equal to open parenthesis 10 t2 the ninth power plus 72 t2 the eighth power plus 8t cubed close parenthesis dt। अब t equals 0 से t equals 1 तक इंटीग्रेट कीजिए। I equal to the integral from 0 to 1 of open parenthesis 10 t2 the ninth power plus 72 t2 the eighth power plus 8t cubed close parenthesis dt। I equal to open bracket 10 times t2 the 10th power over 10 plus 72 times 2 the ninth power over 9 plus 8 times t2 the fourth power over 4 close bracket evaluated from 0 to 1। I equal to open bracket t2 the 10th power plus 8 t2 the ninth power plus 2 t2 the fourth power close bracket evaluated from 0 to 1 equal to o parenthesis 1 plus 8 plus 2 close parenthesis minus 0 to 11। इसमें काफ़ी एल्जेब्रा लगा और पॉलिनोमियल पावर्स जैसे 2t स्क्वायर्ड का स्क्वायर टाइम्स t क्यूब को एक्सपेंड करने में एक छोटी सी मिस्टेक भी आंसर खराब कर सकती थी। सेक्शन ब्रेक। मेथड 2 पोटेंशियल फंक्शन फाई फाइंड करना। चलिए चेक करते हैं कि क्या वेक्टर f कंजर्वेटिव है एक फंक्शन फाई ऑफ x y जेड फाइंड करके, ताकि ग्रेडियंट ऑफ फाई इक्वल्स वेक्टर एफ हो। यह 3 पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस को इम्प्लाई करता है। पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू 2xy प्लस जेड क्यूब्ड पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 3y स्क्वेयर जेड पार्शियल फाई विद रिस्पेक्ट टू जेड इक्वल टू x जेड स्क्वेयर प्लस y क्यूब्ड। इक्वेशन 1 को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कीजिए। फाई ऑफ xy जेड equal to the integral of 1 parenthesis xy plus z cubed parenthesis dx equal to x square y plus x z cubed plus g of y z। इस फाई को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेशन 2 से मैच कीजिए। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स स्क्वेयर्ड प्लस 0 प्लस द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ g विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स x squared plus 3y squared z which employs the partial derivative of g with respect to y equals 3y squared z which employs g of y z equals y cubed z plus h of z। तो हमारा अपडेटेड पोटेंशियल है phi of x y z equals x squared y plus x z cubed plus y cubed z plus h of z। z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए और इक्वेशन 3 से मैच कीजिए। The partial derivative of phi with respect to z equals 3xz squared plus y cubed plus h prime of z equals 3xz squared plus y cubed which employs h prime of z equals 0 which employs h of z equals c choose c equals 0। इस तरह पोटेंशियल फंक्शन है phi of x y z equals x squared y plus x z cubed plus y cubed z। अब a0 0 0 से b 1 to 1 तक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स अप्लाई कीजिए। I equals phi of 1 to 1 minus phi of 0 0 0। Phi of 1 to 1 equals 1 square times 2 plus 1 times 1 cubed plus 2 cubed times 1 equals 2 plus 1 plus 8 equals 11। Phi of 0 0 0 equals 0। I equals 11 minus 0 equals 11।
देखिए यह कितनी सफाई से इवेलुएट हुआ। हमें कॉम्प्लेक्स पैरामीट्रिक ट्रेजेक्ट्री वेक्टर आर ऑफ टी इक्वल टू टी आई हैट प्लस टू टी स्क्वेयर जे हैट प्लस टी क्यूब्ड के हैट की बिल्कुल परवाह करने की जरूरत नहीं पड़ी। हम स्ट्रेट लाइन जिगजैग या स्पाइरल के साथ भी चलते तो रिजल्ट हमेशा $11 ही रहता। सेक्शन ब्रेक गेट एग्जाम हैक्स 15 सेकंड वर्सेस 15 मिनट रूल गेट। जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टाइम आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट है। लाइन इंटीग्रल्स पूछने वाले क्वेश्चंस में अक्सर डरावने और कॉम्प्लेक्स कर्व्स दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल x इक्वल टू कोसाइन क्यूब्ड टी, y इक्वल टू साइन क्यूब्ड टी, z इक्वल टू e टू द पावर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ t। अगर आप डायरेक्ट पैरामीटराइजेशन ट्राई करेंगे तो आपके 15 मिनट स्क्रैच पेपर पर वेस्ट हो जाएंगे। अगर आप पहले पाथ इंडिपेंडेंस टेस्ट करते हैं तो आप क्वेश्चन को 15 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। द कंजर्वेटिव फील्ड चेकलिस्ट। कोई भी पैरामेट्रिक इक्वेशन लिखने से पहले खुद से पूछिए क्या वेक्टर f कंजर्वेटिव है। 2D टेस्ट। वेक्टर f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू p ऑफ एक्स वाई आई हैस q ऑफ एक्स वाई जे हैट के लिए चेक कीजिए कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y। 3D टेस्ट। वेक्टर f ऑफ एक्स वाई जेड इक्वल टू पी आई हैट प्लस क्यू जे हैट प्लस आर के हैट के लिए चेक कीजिए कि कर्ल 0 है। डेल क्रॉस वेक्टर f इक्वल टू वेक्टर 0। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ r with respect to y equals the partial derivative of q with respect to g. The partial derivative of p with respect to g equals the partial derivative of r with respect to x. And the partial derivative of q with respect to x equals the partial derivative of p with respect to y. यह डिसीजन फ्लोचार्ट गाइड करता है कि वेक्टर फील्ड में वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, इस बेसिस पर कि फील्ड कंजर्वेटिव है या नहीं। अगर वेक्टर फील्ड का कर्ल 0 है तो यह कंजर्वेटिव और इरोटेशनल है, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल फंक्शंस के थ्रू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ लाइन इंटीग्रल्स का यूज करके वर्क इवैल्यूएट किया जा सकता है, जिससे किसी भी क्लोज्ड लूप पर 0 वर्क मिलता है। अगर कर्ल नॉन जीरो है तो फील्ड रोटेशनल और नॉन कंजर्वेटिव है, जिसके लिए वर्क डन फाइंड करने के लिए पाथ पैरामीटराइजेशन या क्लोज्ड लूप्स के लिए ग्रीन्स थ्योरम का एप्लीकेशन रिक्वायर्ड होता है। सेक्शन ब्रेक गेट स्ट्रेटेजी मैट्रिक्स। यह टेबल प्रॉब्लम टाइप और दिए गए पाथ के बेसिस पर वेक्टर लाइन इंटीग्रल्स कैलकुलेट करने की फास्ट स्ट्रेटजीज आउटलाइन करती है। किसी आर्बिट्रेरी 2 डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल लूप पर क्लोज्ड लूप लाइन इंटीग्रल के लिए चेक करें कि वेक्टर फील्ड f कर्ल 0 के इक्वल है या नहीं। अगर यह है तो आंसर सिंपली 0 है। एक सिंपल क्लोज्ड कर्व के अलोंग 2 डायमेंशनल क्लोज्ड लूप के लिए जहां f का कर्ल 0 के इक्वल नहीं है, ग्रीन्स थ्योरम पर स्विच करें। पॉइंट ए से बी तक के किसी ओपन पाथ के लिए जिसमें कॉम्प्लेक्स पैरामीट्रिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो चेक करें कि f का कर्ल 0 के इक्वल है या नहीं। अगर हाँ तो x, y और z का एक पोटेंशियल फंक्शन फाई कंस्ट्रक्ट करें या पाथ को एक सिंपल स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दें। फाइनली पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई फॉर्म के एग्जैक्ट डिफरेंशियल एक्सप्रेशन के लिए चेक करें कि क्या यह किसी फंक्शन का एग्जैक्ट डिफरेंशियल बनाता है, जिससे आप पैरामीटर्स का यूज किए बिना डायरेक्टली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक क्लासिक ट्रैप अलर्ट द नॉन सिंपली कनेक्टेड डोमेन। फेमस 2D वर्टेक्स फील्ड पर ध्यान दीजिए। वेक्टर f ऑफ x y इक्वल्स नेगेटिव y ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड i हैट x ओवर x स्क्वेयर्ड प्लस y स्क्वेयर्ड j हैट। अगर आप पार्शियल q बाय पार्शियल x और पार्शियल p बाय पार्शियल y कैलकुलेट करेंगे तो आप पाएंगे द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स y स्क्वेयर्ड minus x squared over the quantity x squared plus y squared squared, and the partial derivative of p with respect to y equals y squared minus x squared over quantity x squared plus y squared squared। ये हर जगह हम मैच करते हैं, तो क्या ये हर जगह कंजर्वेटिव है? नहीं। ओरिजिन 0 0 पर फील्ड अनडिफाइंड है। अगर कोई क्लोज्ड लूप सी ओरिजिन को एनसर्कल करता है तो वेक्टर f डॉट डी आर का क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल 2 पाई के बराबर होता है, जो 0 के इक्वल नहीं है। गेट गोल्डन रूल। डेल क्रॉस वेक्टर f इक्वल वेक्टर 0 0 की कंडीशन पाथ इंडिपेंडेंस की गारंटी सिर्फ तभी देती है जब डोमेन सिंपली कनेक्टेड हो, जिसमें कोई होल्स न हो, यहाँ फील्ड ब्लो अप हो जाए। हमेशा दोबारा चेक करें कि ओरिजिन या कोई भी सिंगुलर पॉइंट आपके पाथ से एनक्लोज्ड तो नहीं है। सेक्शन ब्रेक 6 समरी प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इन कॉन्सेप्ट्स को पक्का करने के लिए
मैं आपको एक क्लासिक एग्जाम स्टाइल प्रॉब्लम देता हूं। नीचे दिए गए सॉल्यूशन को पढ़ने से पहले इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। प्रॉब्लम: एक फोर्स फील्ड वेक्टर f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 6xy स्क्वेर्ड प्लस 2y हैट प्लस 6x स्क्वेर्ड y प्लस 2xj हैट द्वारा दिया गया है। किसी पार्टिकल को 0 से 1 तक ले जाने में किए गए वर्क की गणना करें। पाथ C1 पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वेर्ड, पाथ C2 स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू x। क्विक सॉल्यूशन स्टेप 1 कंजर्वेटिवनेस चेक करें। p इक्वल्स 6xy स्क्वेयर्ड प्लस 2y which implies that the partial derivative of p with respect to y equals 12xy plus 2. q equals 6x squared y plus 2x which implies that the partial derivative of q with respect to x equals 12xy plus 2. क्योंकि p का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y q के पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x के इक्वल है, इसलिए फील्ड पूरे एक्स वाई प्लेन पर कंजर्वेटिव है। स्टेप 2 पोटेंशियल फंक्शन फाई के थ्रू वर्क कैलकुलेट करें। पी को एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें। फाई इक्वल्स द इंटीग्रल ऑफ 6xy स्क्वेयर्ड प्लस 2y विथ रिस्पेक्ट टू x विच इक्वल्स 3x स्क्वेयर्ड y स्क्वेयर्ड प्लस 2x y प्लस g ऑफ y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स 6x स्क्वेयर्ड y प्लस 2x प्लस g प्राइम ऑफ y which equals 6x squared y plus 2x which implies that g prime of y equals 0। इस तरह phi of x y equal to 3x squared y squared plus 2x y step 3 एंड पॉइंट्स पर इवैल्यूएट करें। w equals phi of 1 minus phi of 0 which equals 3 times 1 squared plus 2 times 1 minus 0 which equals 5 joules। क्योंकि फील्ड कंजर्वेटिव है C1 और C2 दोनों के अलोंग वर्क आइडेंटिकल है 5 जूल्स आपने खुद को 2 सेपरेट पैरामीट्रिक इंटीग्रल्स सेट अप करने से बचा लिया। सेक्शन ब्रेक लुकिंग अहेड डायमेंशनल एस्केलेशन। इस सेक्शन में हमने 3D स्पेस में मूव करने वाले 1 डायमेंशनल कर्व्स के अलोंग वेक्टर फील्ड कंपोनेंट्स को एक्यूमुलेट करना सीख लिया है। द इंटीग्रल ओवर C ऑफ वेक्टर f डॉट d वेक्टर r। क्या होगा अगर हम अपनी बाउंड्री को एक्सपेंड करें 1D केबल या ट्रैक के अलोंग वर्क कैलकुलेट करने के बजाय? क्या हो अगर हमें 3D स्पेस में सस्पेंडेड 2 डायमेंशनल कर्व्ड मेम्ब्रेन या सरफेस से पास होने वाले फ्लूइड फ्लो, विंड प्रेशर या मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करना पड़े? सेक्शन 7.7 सरफेस इंटीग्रल्स में हम अपनी पैरामीटराइजेशन स्किल्स को नेक्स्ट डायमेंशन में ले जाएंगे। 1D कर्व पैरामीटराइजेशन अन आर वेक्टर ऑफ t से 2D सरफेस पैरामीटराइजेशन आर वेक्टर ऑफ uv की तरफ बढ़ते हुए और ओपन और क्लोज्ड बाउंड्रीज से फ्लो होने वाले नेट फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। अपना वेक्टर टूल बेल्ट रेडी रखें।